नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर ई स्क्वायर एकेडमिक्स पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं जो एनवायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर यूजीसी नेट एग्ज़ाम और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम है जो आर्ट साइंस सब्जेक्ट के थ्रू कंडक्ट होता है, तो उन तक तो ज़रूर आप पहुँचाइए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में पहुँचाइए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। और हो सके तो मैं इस जो आपका ये पार्ट 2 वीडियो है उसके भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 आपका 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था रिसेंटली, रीनेट एग्ज़ाम, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो मैं ये करवा रहा हूँ डिस्कशन, आपको अगर अच्छे लगे तो आप देखना, नहीं तो मत देखना। क्योंकि मेरा सीधा सिंपल सा फंडा है, मैं कोई भी कंसेप्ट होगा उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी रिलेटेड होगा उसको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे तो मेरे को बताओ। अगर आपको नहीं बताना है और अगर देखने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई नहीं, ठीक है, आप मत देखना। लेकिन अगर देख रहे हो तो फिर पूरा देखना, नहीं तो आप फालतू में अपना टाइम खराब मत करना। चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए आप, आपके एग्जाम में आया था ये। अब आपको इसमें से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी इसमें से। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन पांचों स्टेटमेंट के बारे में, तभी आप डिस्कस कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये, और पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड भी था। पीवाईक्यूज में आपके इन सारी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं पास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो आप याद रखना ये बात। तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको दिसंबर का जो अपना पेपर होगा यूजीसी नेट का 2024 वाला साइकिल, दिसंबर वाला, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए ये आपके लिए ही की जा रही है सारे लेक्चर और क्लासेस। तो हम शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपको, कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि आर्सेनिक इज यूज्ड इन द वुड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये एकदम बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आर्सेनिक का यूज किया जाता है आपके वुड प्रिजर्वेशन में, आर्सेनिक का। और भी एक पीवाईक्यूज में आ रखा है क्वेश्चन वुड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड। आपको पूछा था कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज करते हैं हम, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। तो आपको पूछा है जो आपका CrO4 है, ठीक है, वो आपका वाटर में सोल्यूबल होता है या नहीं होता है। तो ये भी मैं बता दूं, ये आपका वाटर में सोल्यूबल होता है। ये भी आपके एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर हम बात करें तो आर्सेनिक इज ए नॉट ए मेटल। अब ये काफ़ी टिपिकल कह सकते हो। और इसको स्टेटमेंट को अगर आपको थोड़ा इंटरप्रेट करना है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आर्सेनिक आपको पता है मेटल तो होता है, लेकिन ये हेवी मेटल की कैटेगरी में भी आता है। और ये आता है आपके मेटलोइड, ठीक है, मेटलोइड कैटेगरी है ना। मेटलोइड्स, मेटलोइड्स क्या होते हैं, जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, या फिर उनकी मेटलोइड्स की प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो वो होते हैं आपके मेटलोइड्स, जिससे आपके एग्जाम्पल है सिलिकॉन है, इसमें प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। और इसका भी आपके क्वेश्चन दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछ रखा था ये क्वेश्चन। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हम्म, तो ऑर्सेनिक इज नॉट ए मेटल, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको भी हम कह सकते हैं ये मेटल नहीं है, ये आपके मेटलोइड है। फिर डी स्टेटमेंट बोला है आपके Fe3 इज मोर सोल्यूबल कंपेयर टू द Fe2 इन प्योर वाटर। अब ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ये आपके ये नॉन ट्रू होगी, ठीक है, ये सही नहीं है। आपका Fe3 है वो मोर सोल्यूबल नहीं होता, Fe3 आपका लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। Fe2 है वो आपका ज़्यादा सोल्यूबल होता है प्योर वाटर में। प्योर वाटर जैसे आपका डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसकी पीएच आपके 7 होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखना ये चीज़ें। फिर ई स्टेटमेंट है, जो क्या बोल रही है, आपका जो लेड सल्फाइड है और लेड कार्बोनेट है आर हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। लेड के जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, बी, सी और ई। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपके जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, और बाकी ये 4 स्टेटमेंट है वो आपके एग्जैक्टली करेक्ट होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, आगे चलते हैं।
देखिए मैं इस PYQ की बात कर रहा था, ये आपका पेपर जो जून 2023 में पेपर हुआ था उसका ये PYQ है। इसमें देखिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन द वुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से इंस्पायर आपके वो स्टेटमेंट थी जो कि आर्सेनिक का यूज करते हैं हम वुड प्रिजर्वेशन में या नहीं करते। अगर आपने ये अगर इन डेप्थ PYQ को इसको अगर डिस्कस किया होता तो वो स्टेटमेंट आप अपने आप ही इंटरप्रेट कर लेते कि आर्सेनिक का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता। अब इसमें पूछा आपको कि कौन से एलिमेंट का कौन से मेटल का यूज नहीं किया जाता, तो इसमें इसका आंसर होगा आपका लेड। लेड का यूज नहीं करते हम। अब कौन कौन से किए जाते हैं वो यूज देखिए आप। मेनली आपके जो फ्लोरीन है, फिर आपका कॉपर है, क्रोमियम है और आर्सेनिक है, ये आपके यूज किए जाते हैं एज ए वुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव, वुड प्रिजर्वेटिव्स याद रखना। अब मैं और भी आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, मे बी इन फ्यूचर आपके आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कह सकते हो। मिथाइल मरकरी आपके मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है मरकरी का, मिथाइल मरकरी मोस्ट टॉक्सिक होता है। फिर आपका जो आर्सेनाइट होता है AS3, ठीक है, AS3 वो होता है आर्सेनाइट इज मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक 5। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है लेकिन ये आपका टॉक्सिसिटी इसकी कम होती है, जबकि आर्सेनिक 3 है वो मोर टॉक्सिक होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ आपका टॉक्सिक नेचर में कौन सा है। फिर हम बात करें तो जो आपके क्रोमियम 6 है, क्रोमियम 6 वो आपका हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, क्रोमियम में देखें तो आपके कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट का जो क्रोमियम एलिमेंट है वो आपका टॉक्सिक होता है, तो आपका क्रोमियम 6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हाईली टॉक्सिक होगी। फिर हम बात करें तो बोरोन है, कॉपर है एंड कैल्शियम है, वो आपके इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। इमोबाइल आप समझ गए, जो कि मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, मोबिलिटी इनमें नहीं होती है। ये आपके तीनों होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स, और ये आपके एग्जाम्पल है मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है जो कि यूज होता है कोगुलेंट टू रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम द वाटर। जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस में कोगुलेशन प्रोसेस होती है, उसमें आपके मेनली यूज किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का टू रिमूव द फॉस्फोरस, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका अगेन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन मैंने बताया था जो मेक आर्थर एंड विल्सन की आइलैंड बायो जियोग्राफी की जो थ्योरी थी उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आइलैंड पर जो बायो जियोग्राफी होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उनमें किन दो पैरामीटर्स के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो आपके जो मेन दो पैरामीटर्स थे, एक था एक्सटिंक्शन और एक था आपका इमिग्रेशन। ठीक है, तो आप याद रखना। अब अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इकोलॉजी और इवोल्यूशन सेक्शन से है। ठीक है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन सेक्शन से आपके दिसंबर वाले पेपर में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। इवोल्यूशन को साथ में मर्ज करके इकोलॉजी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आपको ये यहाँ पर पूछा है कि अरेंज करना है आपको प्रोसेसेस ड्राइविंग एन एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि मेनली एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स क्या होता है, कि कोई भी छोटी सी पॉपुलेशन है, अब उसका ओवर द टाइम एक्सटिंक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, वो विलुप्त कैसे हो सकती है, वो कौन कौन सी स्टेजेस से होकर उसका विलुप्ति का कारण वो बनेगी, जो भी स्टेजेस होंगी उनको आपको ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, तो इसका मेनली ऑर्डर है मेन, ये देखिए ये प्रोसेस होती है। इसका मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर। प्रोसेस इज कल्मिनेटिंग इन एन एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स। एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स है वो ऐसे काम करता है, कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन होती है या नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है आपके इकोसिस्टम में, आपको पता है पॉपुलेशन से यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पॉपुलेशन मिलके फिर वो कम्युनिटी बनाती है, ऐसे करके ढेर सारी कम्युनिटीज मिलकर फिर वो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर कोई भी एक पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर इनब्रीडिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे सिम्टम्स, ठीक है, जैसी प्रोसेसेस होने लगती है, इनब्रीडिंग आप समझ गए, जो विद इन पॉपुलेशन आपके मेंबर्स होते हैं स्पीसीज के, वो आपस में ही ब्रीडिंग करना शुरू कर दें, या फिर जीन ड्रिफ्टिंग
कोई इंसिडेंट की वजह से अगर उस पॉपुलेशन के अंदर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमिना ओकर हो गया, तो इन दोनों कारणों की वजह से क्या होगा, इनमें लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन में अगर मूव करना है, आपके जो इनब्रीड्स होते हैं उनमें वेरिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि एक्सटिंक्शन को आप अप्रोच करने लग जाओगे, कोई भी पॉपुलेशन होगी वो। तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इसमें क्या होता है, आपका जो म्यूटेशन होता है ड्यू टू इन ब्रीडिंग प्रोसेस या जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो बिल्कुल कम हो जाता है। विद इन पॉपुलेशन म्यूटेशन रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जबकि आपको पता है म्यूटेशन काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी पॉपुलेशन के एग्जिस्टेंस के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि लोअर हो जाएगी इंडिविजुअल की फिटनेस और पॉपुलेशन एडेप्टेबिलिटी। वो पॉपुलेशन है वो एडेप्ट नहीं कर पाएगी उस इकोसिस्टम में, और इंडिविजुअली उनकी फिटनेस भी धीरे धीरे कम होगी। फिर लोअर रिप्रोडक्शन और हायर मोर्टेलिटी, और वो रिप्रोडक्शन का रेट भी कम हो जाएगा और उनकी जो मरने की दर है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण उस पॉपुलेशन का साइज छोटा हो जाएगा। तो मेनली ये ऑर्डर था, ये 5 स्टेजेस थी आपके किसकी, एक्सटिंक्शन वोर्टेक्स की, कोई भी स्मॉल पॉपुलेशन है उसके लिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिए आप, इन ब्रीडिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट से शुरू करें तो आपका बी ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो आप याद रखना ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस के लिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया आपके वाटर केमिस्ट्री से। वाटर केमिस्ट्री से वाटर केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके जो लास्ट वीडियो था और जो 18 जून में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने डिस्कस किया था, डिसइंफेक्शन प्रोसेस है और भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे थे, वाटर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछ रखे थे इन्होंने। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग ऑफ colloids by the altering surfaces properties in order to allow the individual particles to combine into larger ones is best referred as। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये प्रोसेसेस होती है मेनली कोगुलेशन। आपको पता है कोगुलेशन प्रोसेस में ही मेनली जो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कॉलोइड्स है वो होता है। अब कोगुलेशन प्रोसेस है उसका मैं पूरा कच्चा चिट्ठा यहीं पर खोलता हूँ। देखिए, ये आपकी एक तरह की रैपिड मिक्सर प्रोसेस होती है इसमें रैपिड मिक्सिंग होती है। अब मेनली ये क्या करता है, जो आपके कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये सारे पार्टिकल है एक दूसरे से रिपेल करते हैं। रिपेल करते तो ये होते हैं आपके स्टेबलाइज स्टेज में। ठीक है, एकदम स्टेब्लिश होते हैं। लेकिन जब हम उस वाटर के अंदर कोई भी कोगुलेंट ऐड करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं, कोगुलेंट आपका मेनली क्या होता है, मेटल होती है, मेटल होती है। और हम प्रीफर करते हैं जो आपके ट्राईवेलेंट केटाइंस होते हैं उनको, ट्राईवेलेंट केटाइंस, जैसे आपका Al+3 है या Fe+3 है, इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अब ये कोगुलेंट ऐड करने के बाद में क्या होगा कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन मेटल्स का यूज करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे जो आपके वाटर पार्टिकल्स, ये कोलोइडल पार्टिकल्स थे, ये सारे डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और ये क्लोट्स बना लेंगे, और यही प्रोसेस होती है आपके कोगुलेशन। अब कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी साइज क्या होती है आप याद रखना, इसमें 0.001 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर से साइज ऑफ कोलोइड्स, कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखना। अब कोगुलेशन प्रोसेस में और मैं बताऊं तो कोगुलेशन आपका मेनली केमिकल कंडीशनिंग ऑफ वाटर है, और कोगुलेशन बना था आपके स्मॉल जो कोलोइड्स होते हैं उनको एडेड टू ईच अदर टू फॉर्म ए लार्ज फ्लोक पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके लार्ज फ्लोक पार्टिकल्स बन गए। फिर ये फ्लोक पार्टिकल्स हैं, इनको भी अगर हम एग्लोमरेशन करके और लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें तो वो प्रोसेस होते हैं आपके फ्लोकुलेशन मेनली, याद रखना। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल होके नीचे एकदम पेंदे में डिपॉजिट होते हैं, तो वो प्रोसेस होती है आपके सेडिमेंटेशन। तो आप याद रखना ये मेनली वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये सारी प्रोसेसेस है। अब कोगुलेशन प्रोसेस है, कोएगुलेशन
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ये क्या चीज़ है। पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कोगुलेशन प्रोसेस से अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट देते हैं आपको, और आपको बताना होता है इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। कोगुलेशन प्रोसेस में आपके कोलेट्स पार्टिकल्स होते हैं, मेनली इन्वॉल्वमेंट इनका होता है, और ये आपके शो करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है इनके साइज पर और इनकी विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना विस्कस है और पार्टिकल्स की साइज कितनी, वो मेनली वो डिसाइड करते हैं कि कोलेट्स की ब्राउनियन मूवमेंट्स होती है वाटर में, वो किस टाइप की होगी। अब हम बात करें तो कोलेट्स आर स्टेबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्टेबलाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। मोस्ट कॉमनली आपके कोलेट्स मिलते हैं आपके नेचुरल वाटर्स में, नेचुरल वाटर्स जो आपका रिवर्स वाटर होते हैं, नेचुरल वाटर्स उनमें। अब कोगुलेशन प्रोसेस आपके दो प्रोसेसेस में यूज की जाती है, फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, और एक आपका यूज किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से कोगुलेंट यूज किए जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे कॉमन आपका वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है आपका एलम, एलम आपको पता है ये मेनली एल्कलाइन रेंज में काम करता है, एल्कलाइन रेंज में ही इसकी जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है। पीएच याद रखना आप 6.5 से 8.5, ये आपका पीवाईक्यूज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। और इसका फॉर्मूला देखिए आप, जो L2SO4 है उसका ऑल्थराइज और 18S2 इसका फॉर्मूला होता है। फिर आपका अगला कोगुलेंट है वो कौन सा है, फेरस सल्फेट है, जिसको हम कॉपर एस भी बोलते हैं, कॉपर एस। फिर अगली बात करें तो एक होता है आपका क्लोरीनेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है, याद रखना। फिर हम और भी यूज करते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट हुआ, और एलम को वाटर के साथ मिक्स करके, ऐसे अलग अलग टाइप से हम वेस्ट नहीं वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। वेस्ट वाटर के लिए अलग है कोगुलेंट्स, वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करें तो आपका मेनली होता है आपका पीएसी, ठीक है, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो यूज करते हैं। और इसकी जो एक्टिविटी पीएच है वो कौन सी है, रेंज, वो आपके 5 से 8 के बीच में ये काम करता है। फिर आपका जो फेरिक क्लोराइड है उसका यूज किया जाता है वेस्ट वाटर में। और आपके जो फेरिक और फेरस सल्फेट्स, ठीक है, Fe2SO4 का ऑल्टवाइज एंथ्राइस, ठीक है, Fe3 और का ऑल्टवाइज, ठीक है। तो आप याद रखना इसमें फेरिक और फेरस सल्फेट है, इनका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके जो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट है उनका भी यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक बार कलर चेंज करने तो आपके थर्ड टाइप के कोगुलेंट होते हैं ऑर्गेनिक कोगुलेंट, कोगुलेंट्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज़्यादा होता है जिन पानी में, ठीक है, तो वो जिनका ऑर्गेनिक नेचर होता है, वैसे कोगुलेंट्स कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल हैं आपके पोलीएमीन्स, पोलीअमीन्स, ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़। और ये आपका एक मेलामाइन भी है, मेलामाइन, मेलामाइन। तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू द कोगुलेशन प्रोसेस, तो आप सारी ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है मेनली किससे, फोटोकेमिकल स्मोक से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है, यूनिवर्सल टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। अब इसमें पूछा है जो एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर आर, तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल स्मोक है, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, 18 जून वाले पेपर में भी आया था। तो नॉक्स और आपके VOCs है वो रिकॉर्ड होते हैं, और टेम्परेचर है वो आपका 25 डिग्री से कम होना चाहिए। अब ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक तो आ गया। अब हम बात करते हैं पूरे स्मोक की, ठीक है, इन डेप्थ मैं बताता हूँ आपको स्मोक से और क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। स्मोक मेनली आपके होता क्या है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये होता है आपका दो टाइप का, दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका लंदन स्मोक, एक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक,
फोटो केमिकल स्मोक। अब लंदन स्मोक आपका मेनली हुआ था 1952 में, जबकि फोटोकेमिकल स्मोक है वो आपका ऑब्जर्व किया गया था 1943 में। ये आपका पहले देखा गया था फोटोकेमिकल स्मोक, फिर आपका लंदन स्मोक था। अब फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक की अलग अलग हम बातें करें तो ये वाइट ले लिया मैंने, गलती कर दी, नहीं चलिए येलो ट्राई करते हैं, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मोक है और लंदन स्मोक की मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपको याद होनी चाहिए मुजुबानी। इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों से इनको पकड़ते हैं। जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक होता है इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं, लॉस एंजलिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आपके स्टेट है, ठीक है, यूएसए में, क्योंकि ये वहाँ पर भी ऑब्जर्व किया गया था। और इसको मेनली आपके अर्बन स्मोक भी बोलते हैं, अर्बन स्मोक, डेनवर स्मोक भी इसी को ही बोलते हैं। फिर ये आपका ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनी हेज, ठीक है। हेज जानते हो आप, एक टाइप की प्रेसिपिटेशन ही होती है। और इसको हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका समर स्मोक है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, समर में ये मेनली देखा जाता है। जबकि आपका लंदन स्मोक है वो आपका विंटर स्मोक है, ये विंटर है। और ये आपका मेनली होता है सल्फ्यूरियस कंपाउंड्स के कारण, ठीक है, तो इसको हम सल्फ्यूरियस स्मोक भी बोलते हैं। और इसके और भी नाम है लंदन स्मोक के, एक आपका हुआ क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक लंदन स्मोक का नाम है। फिर ये आपके रिडक्टिव इन नेचर होता है, जबकि जो आपका फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। और लंदन स्मोक का आपका कलर है वो ग्रे होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मोक है इसका कलर ब्राउन था। और ये इसको ये न्यूयॉर्क में भी ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, न्यूयॉर्क में, याद रखना आप। अर्बन स्मोक मेनली आपके फोटोकेमिकल स्मोक को अर्बन स्मोक भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करें तो लंदन स्मोक है इसका कॉज ऑफ, ठीक है, लंदन स्मोक इज आपका SOx एंड PM पार्टिकल्स। जब आपके PM पार्टिकल्स और जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है एटमॉस्फेयर में, तो आपका लंदन स्मोक का फॉर्मेशन होने का चांस हो जाता है इन द विंटर सीजन, ठीक है, मेनली ये विंटर सीजन में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो कोल्ड वेदर है उसमें आपका फोगी टाइप का वेदर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, कोल्ड सीजन में फोगी टाइप का वेदर ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ सॉक्स एंड PM पार्टिकल्स, ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़ें। जबकि आपके फोटोकेमिकल स्मोक है वो आता है आपके ड्यू टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो मेनली आपके व्हीकुलर इमिशंस होता है उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक देखा जाता है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है आपके नॉक्स, फिर आपका हुआ ओजोन, फिर वो आपका सनलाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। फिर आपका हुआ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मेनली हाइड्रोकार्बन ही है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके पेन का फॉर्मेशन करते हैं, पेन एंड PBN, ठीक है, परोक्सी बेंजल नाइट्रेट है और परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, इन दोनों का फॉर्मेशन करते हैं लास्ट स्टेज पर। तो आप याद रखना इसमें फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, लंदन स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या होता है, इन दोनों का ये टाइप है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपका सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, हर बार क्वेश्चन आता रहता है ये से अलग अलग टाइप से। मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये प्रोसेस आपको पता है। सिंपल सा पूछा था आपको कौन कौन सी स्टेप्स है, इनको ऑर्डर में लगाना था, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ये प्रोसेसेस, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है स्क्रीनिंग होती है, फिर होती है आपकी स्कोपिंग, फिर होती है आपके जो एनवायरनमेंट की रिपोर्ट होती है, इफेक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट, ठीक है, उस रिपोर्ट को किया जाता है रिव्यू, देन लास्ट में आपके डिसीजन सुनाया जाता है। तो आप याद रखना इसमें कौन सा होता है, मेनली एनालिसिस। फिर आपके मिटिगेशन मेजर जो कि पार्ट ऑफ स्कोपिंग स्टेज, ठीक है, स्कोपिंग स्टेज है उसका पार्ट है। देन आपके जो ये रिपोर्टिंग है और इसी रिपोर्ट का बाद में रिव्यू किया जाता है। तो अगर आप इसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि रिपोर्ट के बाद में रिव्यू किया जाता है तो आप ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट कर लेते हैं कि सी के बाद में ये आ रहा है। देन लास्ट में आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है।
तो आप याद रखना इसमें ये यही की अलग अलग स्टेजेस है। अच्छी बात है। चलिए यही को हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये का जो मेनली हिस्ट्री है वो क्या है, क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, इसमें क्या क्या जो मेन मेन इवेंट है वो आपके एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये की बात करें, ये आपके इंडिया में लगभग मैंडेटरी होता है। अराउंड 30 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है। मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, उनके लिए लगभग ये करवाना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले हम बात करें तो कोलंबिया और फिलीपींस, इन्होंने स्टार्टिंग में आपके ये को इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से कंट्रीज है, एक आपका कोलंबिया हुआ, एक वो आपका फिलीपींस। ठीक है। कोलंबिया ने आपके 1974 में, फिलीपींस ने 1978 में सबसे पहले ये को इंट्रोड्यूस किया था। फिर 1989 में क्या हुआ था कि ये इसको ग्लोबल स्टेज पर वर्ल्ड बैंक ने एडॉप्ट कर लिया था। वर्ल्ड बैंक ने इसको एडॉप्ट कर लिया था, आप याद रखना ये चीज़। फिर 1992 में आपको पता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पर? रियो में। रियो में अर्थ समिट हुआ था। उसमें ये डिस्कस किया गया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए तो ये सबसे ज़रूरी होता है, नहीं तो उस प्रोजेक्ट का इन द एंड क्या इम्पेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, वो काफ़ी अगर सीवियर कैटेगरी में जा सकता है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ सकते हैं आसपास की पॉपुलेशन और हैबिटेट्स पर। तो इसीलिए ये प्रोसेस वहाँ पर हमारे लगभग ध्यान में आई थी पूरे ग्लोबल स्टेज पर, मेनली अर्थ समिट के दौरान। और अर्थ समिट में जो प्रिंसिपल 7 था, प्रिंसिपल 17, ठीक है, जो 17वां प्रिंसिपल था, उसमें आपके ये का डिस्कशन किया था। ठीक है। फिर 1969 की एक बात बताऊं, तो ये भी शायद क्वेश्चन पूछ रखा है, में भी आया होगा, निपा एक्ट। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था यूएसए के अंदर, यूएसए में निपा एक्ट आया था। उसमें इन्होंने ये को स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट इन यूएसए इन द ईयर ऑफ 1969। फिर 1966 और 67 में क्या हुआ था आपके इंडिया के अंदर, ये को इंट्रोड्यूस किया था, मेनली विद द हेल्प ऑफ डीएसटी एंड प्लानिंग कमीशन। इंडिया में विद द हेल्प ऑफ डीएसटी एंड प्लानिंग कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपका योजना आयोग है, इन दोनों का रोल था ये को शुरू करने के लिए इंडिया के अंदर फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है। मेनली किसके लिए शुरू किया गया था? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि पता है आपको इंडिया की इस टाइम कंडीशन ही ऐसी थी आफ्टर इमरजेंसी। तो उस टाइम हमारे लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स थे बिजली बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी थे, तो उनके लिए ये को इंट्रोड्यूस किया था। फिर मैं बताता हूँ आपको 1986 में क्या हुआ था, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसमें आपके जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको मैंडेटरी कर दिया था। बिल्कुल ये कंपलसरी है, क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। और मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया था, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको लेने के लिए आपके परिवेश पोर्टल, कौन सा? परिवेश पोर्टल का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप याद रखना ये चीज़ें। फिर अगेन आपके जो ये का नोटिफिकेशन था वो आपके रिलीज किया गया था 1994 में। ठीक है, 1994 में। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पब्लिक हियरिंग ज़रूरी है। जो आपके स्केड्यूल 1 में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पब्लिक हियरिंग ज़रूरी थी 1997 के अराउंड में। ठीक है, पब्लिक हियरिंग को भी मैंडेटरी कर दिया था। फिर आपके ये का जो नोटिफिकेशन था वो 1994 में रिलीज हुआ था, और अब तक उसमें लगभग 12 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कौन से वाले में? 1994 में जो नोटिफिकेशन आया था ये का, उसमें अभी तक लगभग 12 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली हम देखें, इसके बाद में आपका आया था 2006 में। ठीक है, और अभी रिसेंटली देखें तो 2020 में इसको अमेंड करके ये में और भी प्रोविजंस लाए थे गवर्नमेंट ने। एक तरह से जो ये की प्रोसेस थी उनको और काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया था, काफ़ी लूज कर दिया था।
जो कि इसका डिसएडवांटेज है कि 2006 था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, तो आप याद रखना। और 2006 की जो यही का नोटिफिकेशन था उसमें जो यही है आपका मेनली, ये तो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कि जो मेन कोर प्रोसेसेस होती है वो 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज कौन कौन सी होती है आपके? एक स्क्रीनिंग होता है, फिर होता है आपका स्कोपिंग, देन पब्लिक हियरिंग, फिर अप्रेजल। ठीक है, तो ये मेन 4 प्रोसेस होती है, याद रखना। पब्लिक हियरिंग थ्रू द ग्राम सभा, अगर कोई आपके प्रोजेक्ट है रूरल एरिया में डेवलप किया गया है तो वहाँ पर ग्राम सभा होती है, काफ़ी ज़रूरी होती है। मैं और अगले वीडियोस में बताऊंगा आपको कि जो ये का जो नए नोटिफिकेशन आया है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करने के लिए चलते हैं, चलो। ये क्वेश्चन आपका पूछा है एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। दबा दबा के क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, पता नहीं क्या हो गया, इस अलग ही प्रेम है इस यूनिट से। अब चलिए देखिए इस यूनिट में क्या पूछा है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए केप रॉक टू रिटेन ऑयल इन रिजर्वायर रॉक। ठीक है, रिजर्वायर रॉक में जो आपके ऑयल है उसको रिटेन करने के लिए केप रॉक का यूज़, जो केप रॉक की तरह काम कौन सी रॉक करती है, तो इसका आंसर आपका शेल रॉक होता है। ठीक है, देखिए यह आप स्ट्रक्चर को देखिए, आपको पता है जो आपके जियोलॉजी में स्ट्रक्चर्स होती है आपका, ये एंटीक्लाइंस होता है, ये सिनक्लाइंस होता है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर में के जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स और हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं, जबकि सिनक्लाइन डिपॉजिट्स, जो सिनक्लाइन स्ट्रक्चर है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो यंगर लेयर्स होती है वो ऊपर की साइड होती है, जबकि इसमें दोनों में ही यंगर जो लेयर्स होती है वो ऊपर की साइड होती है, बट जो रिजर्वायर या पेट्रोलियम ऑयल का ट्रिप्स है वो एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर में बनता है। अब ये आपका एक तरह से एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर ही मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये सबसे ऊपर इसकी ये लेयर होगी वो केप लेयर होगी, केप रॉक काम करेगी, और फिर गैस केप यहाँ पर है, और ये ऑयल के रिजर्वायर्स हैं, रिजर्वायर रॉक है। अब मेनली रिजर्वायर रॉक का काम करेंगे जो केप रॉक है, या तो आपके सेल रॉक्स होती है या होती है आपके साल्ट, जो साल्ट होते हैं वो भी ट्रैप करने का काम करते हैं इसमें केप, एज ए केप। ठीक है, अब ऑयल होता है जो हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स होते हैं वो रिजर्वायर में ट्रैप तो हो जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में मेनली ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक आपको पता है 2 टाइप की होती है, क्लास्टिक रॉक होती है, नॉन क्लास्टिक रॉक होती है। फिर क्लास्टिक रॉक भी 2-3 टाइप की होती है अलग से। नॉन क्लास्टिक है जो आपके एक ऑर्गेनिक होती है, इनमें आपके जो पीट है, कोल है, अलग अलग टाइप से ये आ जाते हैं। फिर इसमें कॉन्ग्लोमेरेट है, एंग्लोमेरेट है, ब्रेसिया, ये सारी इसके अंडर आती है क्लास्टिक में। ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल रॉक्स भी आ जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं चौक है, चर्ट है, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो आप याद रखना ये सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स। तो इसका मेनली आंसर होगा आपका शेल रॉक। ठीक है, शेल रॉक आपके काम करता है एज ए केप रॉक, क्योंकि शेल रॉक की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ये, अगर हम कोई भी नेचुरल गैस या जो गैस हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन से इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो शेल रॉक्स में से ये ऐसे ट्रिप्स में पोर्स होते हैं, पोर के थ्रू ये यहाँ पर रिलीज होती है गैसेस। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपका एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट से ये क्वेश्चन आया है। ये आपको पूछा है इनका लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर होता है CSIR नेट का, CSIR नेट अर्थ साइंस का एग्जाम, उसका ये फेवरेट टॉपिक है। हर साल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं लैंडफॉर्म से। अब वही चीज़ NTA अपनाने लग गया था UGC में भी। ठीक है, एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। आपको बताना है जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है कौन से हैं, इसमें आपको पता होगा जो ड्रम रिंग्स है वो आपके ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है। देन हम अगर इसी ऑप्शन से करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। A का 4 ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर आपका। देन हम बी की बात करें तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म से आपके जो नेचुरल लीव्स होते हैं, नेचुरल लीव्स क्या होते हैं, जो आपके मियंडरिंग रिवर होती है, ऐसे मियंडरिंग रिवर ऐसे चलती है, तो इसमें जो इनर साइड की तरफ जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं आपके पॉइंट बार स्ट्रक्चर।
ठीक है, याद रखना आप। इनर साइड की तरफ जो सेडिमेंट या मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता है, उनको बोलते हैं हम पॉइंट बार। ठीक है, जबकि फ्लड की सिचुएशन में क्या होता है, जो रिवर पीछे से कैरी करके जो भी सेडिमेंट मटेरियल लेके आ रही है, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया होगा वहाँ पर ये स्प्रेड हो जाएगा, तो वो डिपॉजिट होके नेचुरल लीव्स स्ट्रक्चर होती है लीव, उनका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका एक तरह से फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हो गया। फिर जो एओलियन लैंडफॉर्म होता है वो होता है आपके जो हमों की क्रॉस बेडिंग स्ट्रक्चर्स होती है, वो एओलियन होती है। एओलियन लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, जो आपकी विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, विंड के चलने से जो भी लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो आपके एओलियन लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। और जो भी डिपॉजिट होने के बाद में होते हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, एओलियन डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। अब लास्ट में आपका हो गया स्टॉर्म जनरेटेड लैंडफॉर्म्स है, वो आपके वेंटिफेक्ट्स होते हैं। वेंटिफेक्ट्स, अब इनके जो फोटो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा इजीली। देखिए ये पिक्चर है आपके वेंटिफेक्ट, ठीक है। अब जो रेतीले तूफान चलते हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि नीचे की साइड से यहाँ पर विंड्स चल रही है स्टॉर्मी इधर से, अब वो स्टॉर्म्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं रेत के अलग अलग साइज के, वो अगर यहाँ से विंड फ्लो करेगी तो वो पार्टिकल्स ये यहाँ पर ये रोक है, इसके साथ यहाँ पर फ्रिक्शन करेंगे तो ये नीचे से इसको काफ़ी इरोड कर देंगे, जबकि ऊपर ये आपको दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर बची रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर विंड फ्लो नहीं कर रही थी। तो इससे क्या होता है, ये वेंट इफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेनली आपके ड्यू टू द स्ट्रोमी वेदर की वजह से होता है, ठीक है, जो रेतीले तूफान आते हैं, आंधी आती है, उनकी वजह से। फिर आपका ये हमों की बेड क्रॉस बेड स्ट्रेटिफिकेशन है, ये स्ट्रक्चर देखिए आप इसको, ये एक तरह से आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये अलग ही स्ट्रटा बना हुआ है, ठीक है, आप याद रखना ये। फिर ये आपके स्ट्रक्चर हुई ड्रमलिन स्ट्रक्चर है। ड्रमलिन भी आपका क्या है, एक तरह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसमें क्या होता है, जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन का मेनली क्या काम क्या होता है, ये आपके डिनोट करता है कि आपके पास्ट में जो आइस की मूवमेंट थी वो क्या थी, ठीक है, आपका आइस है कैसे मूव करता था, तो इसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है, ऐसे डिपोजिट होके इसमें ये ऐसे शो करता है कि हमारे जो आइस की मूवमेंट है वो इसमें ऐसे थी, तो आइस के मूवमेंट की साइड क्या होगा, ये टेपर्ड एंड होगा, इस साइड ये काफ़ी नीचे झुका होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टीप स्लोप है यहाँ पर, जबकि जेंटल स्लोप है। ये होता है आपका ब्लंट एंड, ये होती है आपके ड्रमलिन की पीक, ठीक है, तो आप याद रखना ये ड्रमलिन स्ट्रक्चर है, प्लेन एरिया में चलता है, फॉर्मेशन होता है इसका। ये जो पास्ट में कोई भी वहाँ पर अगर आइस का मूवमेंट रहा हुआ है उसका डिनोट करता है आपके ड्रमलिन स्ट्रक्चर्स, याद रखना इसमें। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन एयर पोल्यूशन यूनिट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस एंड क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बट इट्स नॉट डायरेक्टली एमिट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो आपको बताना है कि ये ग्रीन हाउस गैस भी है, क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट भी है, बट ये आपका डायरेक्टली एमिट नहीं होता ट्रोपोस्फेयर में। तो आपको सिंपल सा एकदम यूनिवर्सल क्वेश्चन है, 18 जून वाले पेपर में भी आया था एज इट इज़, ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई थी, पूरा कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आपके 2 सितंबर वाले शिफ्ट में पूछ लिया था। इसका आंसर है आपका ओजोन। ओजोन आपको पता है एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जिसका फॉर्मेशन आपका नॉक्स प्लस जो आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है आपका ओजोन, ठीक है, और ये तीनों आपस में रिएक्शन करके आपके पेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़ें। SF6 आपको पता है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, CO2 रेफरेंस एज ए रेफरेंस यूज करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है, आप याद रखना। अब एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको पोल्यूटेंट से रिगार्डिंग है, आपको पता है इतना तो कि क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है वो आपके मेनली कौन कौन से होते हैं। अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें आपके कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, आपके मेनली 8 गैसेज होती हैं,
कौन कौन से हैं 8 पोल्यूटेंट्स? कौन कौन से हैं देखिए, जो पीएम के आपके PM 2.5 है वो 10 है वो, देन ओजोन है, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका पार्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट में, फिर आपका SO2 हो गया, देन NO2 इसको भी कंसिडर किया जाता है, फिर आपका लेड हुआ और अमोनिया, ये सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं एयर क्वालिटी मेजरमेंट में, ठीक है। जबकि जो WHO का एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनके अलग पैरामीटर है, और आपको पता होना चाहिए जो नाक्स है उसकी वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कभी भी स्टैंडर्ड पूछ सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें नाक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पूछते हैं। नाक्स कब लॉन्च हुआ था आपका? मेनली हम फॉलो करते हैं 2009 वाला जो टेबल है, ठीक है उसको, और इसमें आपके कौन से पोल्यूटेंट है, कितने नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स के 12, ठीक है। तो आप याद रखना ये सारी चीज़ें, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट से पूछा है। ये क्वेश्चन में पूछा है, ये मोस्ट रिपीटेटिव है क्वेश्चन, ठीक है। आपके जून में भी पूछा था, मार्च वाला जो साइकिल होता है उसमें भी पूछा था, ठीक है। दिसंबर वाले पेपर में पूछा था। मैंने देखिए दिसंबर में जो ये क्वेश्चन आ रखा है उसका कट ऑफ लगा रखा है। इसमें पूछा है कि द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिप्रेशन है इनटू विच सॉलिड वेस्ट, हम डंप करते हैं, ठीक है, कंप्रेस करते हैं, उसको दबा देते हैं, फिर डेली हम कवर करते हैं लेयर ऑफ डट, ठीक है, आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल आपको पता है सॉलिड वेस्ट के लिए यूज करते हैं, सॉलिड वेस्ट के लिए सेम टू सेम देखिए ये क्वेश्चन है, द नेचुरल और मैन मेड डिप्रेशन इनटू विच सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड compressed and daily covered with a layer of dirt is a close example of sanitary landfill, ठीक है। ये होता है आपका सॉलिड वेस्ट के लिए मेनली यूज सैनिटरी लैंडफिल। सिक्योर्ड लैंडफिल आपके यूज होते हैं आपके जो हजार्डस वेस्ट होता है उसके लिए। डंप आपको पता है नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी कचरा है ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डंप कर दिया। फिर पिट्स है, पिट्स जो आपके ट्रेंच टाइप खड्डा खोद के अगर हम वेस्ट को इसमें डाल दें तो वो कंपोस्ट पिट होता है, ठीक है। मेनली ये यूज होता है कंपोस्टिंग के प्रोसेस में, जो कि कंपोस्टिंग की प्रोसेस आपको पता है, एक आपका बेंगलोर मेथड होता है, एक आपका इंदौर मेथड होता है। इंदौर मेथड है वो आपका एरोबिक मेथड होता है, जबकि बेंगलोर मेथड है वो मेनली एनारोबिक मेथड होता है। और बेंगलोर मेथड का आपके मेनली ऑल ओवर इंडिया अपने अक्रॉस द कंट्री जो अर्बन सिटीज़ हैं, ठीक है, जो अर्बन Tier 1 Tier 2 सिटीज़ हैं उनमें जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस है मेनली आपके बेंगलोर मेथड है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि इंदौर मेथड है उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। अब एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जो स्लेग है, स्लेग क्या होता है, ये आपका एक बाई प्रोडक्ट होता है ऑफ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, इट्स पायरो मेटलर्जिक प्रोसेस, ठीक है। मेटल्स को हम विद द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, उसका स्मेल्टिंग करते हैं, ठोक ठोक के उनको और चादर बनाने का काम करते हैं, उनमें से और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। एंड रिसाइकल्ड मेटल्स, ठीक है, मेनली मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड सिलिका ऑक्साइड्स, ठीक है, वो होता है आपका स्लेग। स्लेग इस एक तरह का वेस्ट ही होता है, बाई प्रोडक्ट वेस्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है आपका, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं और आपके जो सिलिका ऑक्साइड्स होते हैं वो, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज इन द जियोस्पाशियल डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको बताना था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए जिनका हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, हम उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, मेनली हम कह सकते हैं फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमको कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या कोई फी पे नहीं करनी पड़ती। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल था, अगर आपको आता तो आता, नहीं तो नहीं आता। तो आपके जो QGIS है, ILBIS है और सागा GIS है, ये तीनों आपके फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका CDE, ठीक है, याद रखना आप चीज़। रिमोट सेंसिंग टॉपिक से ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। उससे पहले आपके जो वेवलेंथ वाला बैंड वाला क्वेश्चन था वो पूछ रखा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप ई स्क्वायर एकेडमिक्स चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी कलीग्स हैं उन तक पहुँचाइए, क्योंकि वो ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको मिस ना कर पाए, ठीक है। टाइमली अगर आपको पता है कि जिनको पता है कि दिसंबर वाले एग्ज़ाम में मेरा होना नहीं है, और जिन्होंने जून वाला अटेम्प्ट नहीं दिया था, जो फ्रेशर बच्चे हैं जो कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके लिए काफ़ी लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, मेरे को पता है, आई नो दैट। तो आप ध्यान रखना और उन तक पहुँचाना ये सारी चीज़ें, और जो टेलीग्राम ग्रुप वाली बात थी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो।
पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।